हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, रिवीजन करने का जो मेथड होगा, हम लोग जितने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है उनको देखेंगे। उन फॉर्मूलाज में कौन सा टर्म क्या होता है वो उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। और जितने भी फॉर्मूला है उनका एप्लीकेशन हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपका टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जब हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे ताकि रेट आपका पॉजिटिव हो जाए ओवरऑल। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे हमें पॉजिटिव लिखना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस तरह हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। इन ए केमिकल रिएक्शन 2A2 products, the concentration of A decreases from 0.5 molar to 0.4 molar in 10 minutes, है ना। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो यहाँ पे आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है हमें। और हम जानते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। और यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, इसको हमें हाफ से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको अगर आगे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है फाइनल कंसंट्रेशन आपका AT माइनस एनोड हो जाएगा यहाँ पे, और आपका ये नीचे T2 माइनस T1, और यहाँ पे हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये सॉल्व होगा, है ना। यहाँ पे आपका ये आपका हो जाएगा एनोड हो जाएगा, ये आपका AT हो जाएगा, और ये आपका T2 माइनस T1 आपका 10 मिनट का होगा यहाँ पे। अगर सारे वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे सारे वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करेंगे, देखिए एनोड आपका 0.5 है, AT आपका 0.4 हो, टाइम जो है T2 माइनस T1 वो आपका 10 सेकेंड है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका 5 इंटू 10⁻³ मोलार पर मिनट आपका रेट आंसर होगा। नेक्स्ट सब टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये आपका कहलाता है रेट लो, ये आपका रेट लो कहलाता है। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ किस तरह रिलेट होता है वो बताया जाता है यहाँ पे। ठीक है, रेट लो में। और यहाँ जो एक्स है वो आपका ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। और वाई जो है आपका वो कहलाता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यहाँ पे। और x प्लस वाई जो है वो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P, द रेट लॉ इज गिवन बाय, ये आपका रेट लॉ दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ये जो कंसंट्रेशन टू दी जो भी पावर दिया हुआ है उनका हमें सम निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन है, ये आपका रेट लो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमें एक्स प्लस वाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर कितना है वो हाफ प्लस 2 है। ठीक है, इसका अगर हम लोग यहाँ पे सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे ये आपका रेट लो दिया हुआ है, ये आपका रेट लो है यहाँ पे। और ऑर्डर क्या होता है आपका सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ पे जब सम करोगे इसको हाफ प्लस 2 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करना होगा आपको। ये 1 प्लस 4/2 हो जाएगा मैथमेटिक्स से, यहाँ पे बाई 5/2 और ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है और उसका रेट लो दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। बी का कंसंट्रेशन जब हम लोग डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे R1 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आपका K A B टू दी पावर 2। ठीक है, और
दूसरे केस में क्या बोल रहा है आपका जो रेट है ना, रेट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है उसको डबल करना है यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बी को ट्वाइस कर देना है हमें, ठीक है, बी को ट्वाइस कर देना है और उसके बाद यहाँ हमें R2/R1 निकालना है, ठीक है। इनको लिख दीजिए यहाँ पे a 2b to the power 2 डिवाइडेड बाय k कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लेटर्स हैं, है ना, उनको कैंसिल कर दिए, वो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ना, वो कैंसिल हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हीं को बचा के रखना है। बाकी नीचे आपका 1 हो जाएगा, ये हमेशा 1 हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में नीचे हमेशा 1 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाता है 4, है ना। तो यहाँ पे देखिए R2 इक्वल्स टू 4R1, मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे आप, जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, रेट जो है वो 4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन एक्सेस, है ना। यहाँ पे रेट लो दिया हुआ है, देखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी टू द पावर 2, ठीक है। अगर ये आपका एक्सेस में होगा, है ना, अगर आपका एक्सेस में होगा तो क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट जो होगा कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट कांस्टेंट के साथ, ये के प्राइम बना लेगा। के प्राइम बनने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपका रेट लो का इक्वेशन है इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। और इस इक्वेशन को देखने से यहाँ पे, है ना, आपको ओवर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका सेकंड, ये आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्सेस में दिया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें देखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, है ना। मान लीजिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है R1, ठीक है। तो उनका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से किस तरह रिलेशन होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ये R1 हम लोग कर देते हैं, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, बाय टाइम टेकन। और यहाँ पे जो भी आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए HI में, है ना, R1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, HI आपका है यहाँ पे, है ना, HI का कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे आपका डिवाइड होगा। और रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे नेगेटिव टर्म लगाना है, नेगेटिव टर्म लगाते हैं क्योंकि जो रेट होता है वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। उसी तरह देखिए हम लोग हाइड्रोजन के टर्म्स में भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, चेंज इन इंक्रीज यहाँ पे क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसी तरह हम लोग आयोडीन को भी यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं और इनका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखने की चीज क्या है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपका ये पूरा पार्ट जो है, पूरा पार्ट आपका है रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरा पार्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। बट यहाँ पे देखिए अगर केवल हम लोग ये पार्ट देखें, केवल ये पार्ट, अगर ये पार्ट देखें जो मैं ब्लू से यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, अगर ये पार्ट देखें ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ, है ना, HI, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ HI होगा, है ना। ये चीज होगा, मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे R1 है और हमें केवल रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ HI चाहिए। तो क्या करोगे आप, पहले तो इसको इन दोनों का रिलेशन से जो भी यहाँ पे रिलेशन है उनको रिलेट करने की कोशिश करोगे, ये इक्वेशन लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पार्ट केवल है आपका, ये पार्ट है केवल आपका, है ना, ये पार्ट आपका है केवल रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ HI, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट साइड ले जाना होगा और जो आपका रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ HI है वो आपका ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ये वैल्यू आपका यहाँ ना, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा आपका 2 इंटू R1 वो आपका हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी दिया हुआ है और पूछ रहा है व्हाट विल द रेट ऑफ द रिएक्शन, और पार्ट 2 है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो पहले इनका रिलेशन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन और आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए आर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है
तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका माइनस यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मतलब टाइम हो जाएगा यहाँ पे। फिर बी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, माइनस हाफ होगा, क्योंकि हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करते हैं डेल्टा बी बाय डेल्टा टी यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म्स में यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी यहाँ पे। और डी के टर्म्स में हो जाएगा आपका प्लस हाफ, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, और आपका ये डेल्टा डी बाय डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे, देखिए है ना। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, देखिए यहाँ पे हमें डेटा जो दिया हुआ है वो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है ना, मतलब केवल इस पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है, इस पार्ट का यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना है आपका 1 × 10⁻⁻² दिया हुआ है, ठीक है। और हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पे देखिए है ना, ये हाफ, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग है ना इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा पार्ट, देखिए पार्ट 2 यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब देखिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया, तो हमें क्या करना है इस मान लीजिए ए के बारे में निकालना है, ए के बारे में ना। ए आपका यहाँ पे देखिए, ए आपका यहाँ पे कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है, 1 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर होगा। बट अगर हमें सी के बारे में देखना है, देखिए यहाँ पे सी के बारे में, तो केवल ये पार्ट आपका होगा, ये पार्ट आपका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको रेट ऑफ रिएक्शन से इक्वेट करना होगा 1/3, यहाँ पे प्लस होगा ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हमें केवल ये पार्ट चाहिए होगा, यहाँ पे ये पार्ट निकालना है, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ना, तो पहला क्वेश्चन जो रेट निकालने का था, ये पार्ट जो है आपका वो क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी था ना, उसको वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 × 10⁻⁻², ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोला गया था ना, वो क्या होगा आपका रेट के ही बराबर था। तो अगर रेट इतना ही आता है, रेट इतना ही आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर था, उसका जो चेंज है ए का, है ना। फिर देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे सी के लिए जो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या था आपका 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड किया गया है, और यहाँ पे देखिए आंसर आया है 1.5 × 10⁻², इतना आंसर आता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया हुआ है N2O5 आपका डिसोसिएट हो रहा है NO2 प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन आपका N2O5 का इतना है तो उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन वाला इक्वेशन लिखते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, होता है चेंज इन माइनस हाफ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ N2O5, यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय टाइम टेकन हो जाएगा, जो भी टाइम टेकन लगेगा यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। और एक हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन जानते हैं, जो आपका रेट लॉ से आता है ना, ये हो जाएगा ये N2O5 टू द पावर ऑर्डर, है ना। यहाँ पे ऑर्डर मान लीजिए x है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, तो इनको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, जैसे k इंटू N2O5 यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ डेल्टा N2O5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये चीज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 का वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 का वैल्यूज अगर पुट करेंगे यहाँ पे देखिए ये होगा और ये होगा, ठीक है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इंटू N2O5 की जगह पे हम लोग 1.13 इंटू 10⁻⁻² यहाँ पे पुट करेंगे, और ये x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हाफ, है ना। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है यहाँ पे 34 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है ना। ये नेगेटिव नहीं रहेगा यहाँ पे, ये चला जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये पूरा पार्ट आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 होता है, ये चीज हो जाएगा। इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर उसी तरह हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 के लिए भी ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका 0.84 इंटू 10⁻⁻² यहाँ पे, और ये क्योंकि इसका ऑर्डर हमने x माना है, और यहाँ पे हाफ इंटू
यहाँ पे डिसअपियरेंस कितना है 25 इंटू 10⁻⁵ माना है यहाँ पे, है ना, ये सेकंड हो जाए। तो जब हम लोग यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, है ना, तो यहाँ पे जब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये पूरा आपका के, है ना, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग बचता है ना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, है ना, ये इसको डिवाइड कर दिया है ना, उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे आपका ये चीज़ आ जाएगा, है ना, ये चीज़ आ जाएगा। देखिए के कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये, है ना, जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो यहाँ पे बचता है। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ए आपका इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। इस तरह आपका मतलब ये आपका एक्स था, है ना, एक्स मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन में पार्ट 2, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 में बोला है कि रेट कांस्टेंट निकालना है ना। तो हमें रेट मिल गया है, हमें रेट दिया हुआ है कि हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी भी और हमें ऑर्डर पता चल गया कि 1, तो किसी का भी कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, और इसका रेट लो तो लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ऑर्डर कितना है 1 है, तो रिएक्टेंट है N2O5, यहाँ हमें बस 1 लिखना है। इस तरह ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। यहाँ पे आपका ये इक्वेशन होता है K इंटू टी 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर टी। यहाँ पे देखिए K है आपका रेट कांस्टेंट यहाँ पे K हो जाएगा, और T जो है आपका टाइम, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम में रिएक्शन हो रहा है, उसकी चीज के बारे में है, ठीक है। आर नोड यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या आप जब से रिएक्शन को ऑब्जर्व करना चालू किए, ठीक है। आर टी हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, मतलब रिएक्शन होने के बाद कितना टी टाइम तक जितना रिएक्शन हुआ उसके बाद कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट है, वो है यहाँ पे। ये है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इक्वेशन होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, जिसका वैल्यू 0.693 बाई के होता है। है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछ रहा है, if half life period of a first order reaction is x, है ना, and 3/4 life period of the same reaction is y, how are x and y related to each other, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हाफ लाइफ, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया हुआ, और हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ इक्वल्स टू होता है 0.693 बाई के, ठीक है। यहाँ पे तो हाफ लाइफ दिया हुआ है एक्स आपका 0.693 बाई के, तो यहाँ पे हम लोग का रेट कांस्टेंट जो निकलता है, जो रेट कांस्टेंट निकल रहा है वो आपका 0.693 बाई के हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 0.693 बाई एक्स हो जाएगा रेट कांस्टेंट, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन है 3/4, है ना, 3/4 ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे, है ना, के इंटू टी 3/4 बोल रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए 2.303 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लिखना है ना। यहाँ पे देखिए जब भी ये फ्रैक्शन वाला चीज रहेगा तो ऊपर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस जितना फ्रैक्शन बोला है 3/4 बोला तो 3/4 यहाँ पे होगा। उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ये 2.303 हो जाएगा, ये लॉग यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये के इंटू, है ना, ये जो टी 3/4 दिया हुआ है, इसका टाइम, इसका वैल्यू दिया हुआ है वाई, इसकी जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 2.303, ये लॉग यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, k इंटू वाई होगा यहाँ पे, और आपका ये 2.303 लॉग 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, देखिए, और 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी है 2.303 लॉग 2, है ना, और ये k इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो है 2.303 इंटू लॉग 2, ये आपका हो जाता है 0.693, है ना, ये हो जाता है 2 इंटू 0.693 यहाँ पे, है ना, और ये y हो जाएगा यहाँ पे। और हम लोग देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमने निकाला था 0.693 बाई के, तो यहाँ पे 0.693 बाई के यहाँ पे अगर पुट करेंगे, सॉरी x यहाँ पे है 0.693 बाई के, x होगा यहाँ पे, देखिए 0.693 कैंसिल हो जाएगा, तो y बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बचेगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पे तो ये इनमें रिलेशन है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2x, है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%, है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जब भी आपका परसेंटेज कंप्लीशन में दिया होगा तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना आपका रिएक्शन जो है अल्फा परसेंट कंप्लीट हो रहा है, तो क्या लिखोगे आप, रिएक्शन के इंटू टी अल्फा परसेंट इक्वल टू 2.303 लॉग ना, और यहाँ पे आपको 100 लिखना है। जब भी परसेंटेज के टर्म्स में कंप्लीशन दिया होगा 100 लिखो, और क्योंकि यहाँ पे अल्फा परसेंट हो रहा है कंप्लीट, तो यहाँ पे 100 माइनस अल्फा लिखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे टी 99% है ना, इसके लिए क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के इंटू टी 99% इक्वल टू 2.303 लॉग, ऊपर तो 100 लिखना है हमें, नीचे 100 माइनस 99, जितना परसेंटेज आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 90% के टर्म्स में, के 90 के इंटू टी 90% इक्वल टू 2.303 लॉग, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 90 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, के इंटू टी 90% यहाँ पे इक्वल्स टू 2.303 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा ये 100 डिवाइड बाय ये 10 हो जाएगा, है ना, 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका ये 2.303 लॉग, ये 10 बचेगा, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। ये इक्वेशन को अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे के इंटू टी 99% हो जाएगा, ये 2.303 ये लॉग आपका 100 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है ना, तो जब 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे इक्वेशन, देखो के इंटू टी 99% डिवाइड बाय के इंटू आपका टी 90% यहाँ पे, है ना। ये क्योंकि सेम रिएक्शन का हो रहा है तो ये रेट कांस्टेंट बराबर होगा यहाँ पे। देखिए 2.303 लॉग यहाँ पे 10⁻²हो जाएगा, यही 100 को हम लोग 10⁻² भी लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा 2.303, ये लॉग आपका 10 हो जाएगा। इसको फर्दर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2.303 लॉग यहाँ पे 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 2.303 लॉग 10 है ना। तो ये देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, पूरा बराबर हो जाएगी आपका 2.303 और लॉग 10 आपका बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो रेट कांस्टेंट है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आपका सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका 2 टाइम्स हो जाता है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे प्रूव करने बोला है कि टी 99% डिवाइड बाय टी 90% ऑफ द सेम रिएक्शन आपका ट्वाइस होता है, ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स टी हाफ, ठीक है। जो देखिए यहाँ पर टी हाफ बोला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ का इक्वेशन होता है आपका 0.693 बाई के, है ना, यहाँ पे ये चीज होता है, रेट कांस्टेंट से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे आपका 30% डिकम्पोजिशन के लिए, 30% डिकम्पोजिशन के लिए जो टाइम है आपका वो कितना है आपका 40 मिनट है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए के इंटू टी 30% अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 2.303 लॉग 100 बाय, मैंने बताया था जब भी परसेंटेज के टर्म्स में रहेगा ऊपर 100 नीचे 100 माइनस जितना परसेंट आपका कंप्लीट हो रहा है 30 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको हमें सॉल्व करना होगा, के इंटू यहाँ पे टी 30% दिया हुआ है 40 में, तो 40 से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2.303, ये लॉग यहाँ पे ये 100 माइनस 70, ये 0 0 कैंसिल, फिर आपका 2.303 यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग ए बाई बी आपका होता है, लॉग ए बाई बी हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। यहाँ पे लॉग 10 माइनस लॉग यहाँ पे 7 होगा, फिर देखिए आपका ये के इंटू 40 चलते रहेगा, यहाँ पे के इंटू 40 यहाँ भी 2.303, यहाँ पे लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, और माइनस लॉग 7 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.1 से कम होगा ना, 1 से कम होगा 8.8451, ठीक है। और जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे 2.303 इंटू 0.154 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमें इक्वेशन जो मिला है के इंटू 40 ये इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.154, हाँ। तो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 2.303.154 डिवाइड बाय 40, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू आएगा आपका
इसका वैल्यू आएगा 0.0089 यहाँ पे आ जाएगा मिनट इनवर्स, है ना। यहाँ पे ये आपका इतना आ जाएगा, है ना, मिनट इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमें ये जो रेट कांस्टेंट जो मिला है, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, और टी हाफ का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, और के का वैल्यू हमें पुट करना है 0.693, यहाँ पे 0.0089, है ना, मिनट इनवर्स यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 77.86 मिनट, है ना। ये इस रिएक्शन के लिए आपका हाफ लाइफ पीरियड आपका 77.86 मिनट है। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, में देखिए यहाँ पे आपका N2O5 आपका डिकम्पोज हो रहा है NO2 और ऑक्सीजन में, है ना। ये आपका दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया हुआ है आपका, एक कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और वो टाइम दिया हुआ है इन मिनट, ठीक है। देखिए टाइम जब 0 है तो इसका कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे 20 मिनट में उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.289, ठीक है, इतना मोलार है। ये आपका आरटी है ना, डिफरेंट आरटी दिया हुआ है, डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो बच रहा है उसका वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है बाकी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का देखिए यहाँ पे पार्ट 1 देखिए, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट मतलब की वैल्यू निकालना है, ठीक है, की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे इसको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.303 लॉग यहाँ पे होता है आर नोट बाय आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे आर नोट की जगह पे यहाँ हम लोग, है ना, 2.303, यहाँ पे आर नोट क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कितना है 0.4, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे टाइम जो हम लोग ले रहे हैं वो आपका 20 मिनट है, तो 20 मिनट में कोरोस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कितना है N2O5 का 0.29, तो यहाँ पे अगर 20 लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 0.289 लिखना होगा, और इसको सॉल्व करना होगा, और आपका ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए आपका, है ना, यहाँ पे देखिए आर नोट का वैल्यू यहाँ पे आपका 0.4 लग बैठा है, और देखिए आर टी का वैल्यू 20 मिनट के लिए आपका ये वैल्यू बैठा है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर आपका 1.6 इंटू 10⁻², मिनट इनवर्स, यहाँ पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 देखिए यहाँ पे, है ना, ये पार्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 100 मिनट्स, ठीक है। देखिए 100 मिनट यहाँ पे आपका जो डेटा दिया हुआ है वो आपका 80 मिनट्स तक का ही दिया हुआ है, 80 मिनट्स का दिया हुआ है ना। तो हमें 100 मिनट्स के बाद उसका क्या कंसंट्रेशन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लो लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज करेंगे, के डू टी 2.303 लॉग यहाँ पे, है ना, आर नोट बाय आर टी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमें के हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था पहला इक्वेशन से, है ना। के हमें यहाँ पे निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 100 बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमें 2.303 लॉग यहाँ पे, और आर नोट हम यहाँ पे 0.4 बैठाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे हमें आर टी निकालना है ना। आफ्टर 100 मिनट क्या कंसंट्रेशन है वो आपका आर टी का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो जब इन सारे यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, है ना, सारे वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे यहाँ पे आपका आर नोट हो गया, ये आर हमें निकालना है जो आपका आर टी है आफ्टर 100 में, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए, है ना। तो ये फाइनली आता है यहाँ पे, ये लॉग के टर्म्स में आएगा, फिर यहाँ पे हमें इसका एंटी लॉग निकालना होगा, और आर का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा 0.079, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपका मैथमेटिक्स का यूज ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है ना, आपका कंसंट्रेशन जो टर्म होना चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म वो आपका, है ना, T इक्वल्स टू 0 का होना चाहिए, है ना। T इक्वल्स टू 0 में क्या कंसंट्रेशन है, देखिए 0.4 है यहाँ पे, है ना। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमें देखिए यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आपका निकलेगा, आपका रेट इक्वल्स टू K इंटू सी टू दी पावर 1, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी था वहाँ पे, और क्योंकि ऑर्डर आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो ये पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया था, है ना, ठीक है। रेट कांस्टेंट हमने इतना निकाल लिया था, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और ये आपका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा 6.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ
फॉर डिके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज इतना, ठीक है। जो आपका कार्बन 14 होता है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है और वो डिके होते जाता है, ठीक है। और जितना भी आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है ना? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे टी हाफ जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 5730 ईयर्स, है ना, ये इतना दिया हुआ है टी हाफ। An archaeological artifact containing wood has only 80% of the carbon 14 activity as found in living trees. Calculate the age of the artifact. देखिए यहाँ पे गलती होने का चांसेस क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका कंटेनिंग बोला है 80% कंटेनिंग C14, है ना। यहाँ पे रिएक्टेड नहीं बोला है, यहाँ पे आपका है ना 80% कंटेनिंग बोला है, रिएक्टेड नहीं बोला, तो इस चीज पे गलती हो सकता है। देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज करेंगे 2.303, यहाँ पे लॉग है ना, यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं जो अमाउंट आपका बचे रहता है, जो आपका कंटेन रहता है ना। यहाँ पे आपका 80% दिया हुआ है तो 100 का 80% आपका 80 ही होगा, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, आपको टाइम पूछ रहा है यहाँ पे ना, एज पूछ रहा है, तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है आपको घुमा फिरा के, है ना। तो हम जानते हैं टी हाफ इक्वल्स टू होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के, ठीक है। तो के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0.693 बाई टी हाफ यहाँ पे, और टी हाफ यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.693 बाई यहाँ पे टी हाफ दिया हुआ है 5730, है ना। यहाँ पे ये ईयर्स इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और हमें टी निकालना है जो आपका एज हो जाएगा, एज ऑफ द वुड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन देखिए, ये एनोड 100 ले लिया है, 80 जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है ना, जो लेफ्ट है वो आपका 80 हो जाएगा, है ना। देखिए जो रेट कांस्टेंट है वो 0.69 बाई टी हाफ ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका एज निकाला है, उस वुड का एज निकाला है ऐसे करके, है ना। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया है, एनोड का देखिए 100 दिया है, एक आपका कंसंट्रेशन जो आफ्टर टाइम टी होता है वो 80 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व किया है और आपको जो एज आ जाएगा वो 1845 ईयर्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है आपका, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। अगर हम लोग मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, है ना, मोल्स बाय वॉल्यूम, ये आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म आर2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंसंट्रेशन से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है के इंटू टी 2.303, है ना, लॉग यहाँ पे सी नॉट बाई सी टी जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो इस कंसंट्रेशन टर्म की जगह पे हम लोग प्रेशर टर्म को भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेट आफ्टर टाइम टी, है ना। इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.303, यहाँ पे लॉग यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है तो उसका इनिशियल प्रेशर कितना है आपका पी दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेशर आफ्टर टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट पी माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इस एक्सप्रेशन को कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका इनिशियल टाइम जब जीरो है यहाँ पे, तो आपका जो टोटल प्रेशर है उसका वैल्यू पी दिया है और टाइम टी पे टोटल प्रेशर है पीटी दिया हुआ है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे जब टाइम जीरो होगा तो ये बी एंड सी क्या होगा, ये जीरो होगा, इनका कंसंट्रेशन जीरो होगा, प्रेशर भी जीरो होगा। मतलब टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो भी आपका टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से, ओनली रिएक्टेंट की वजह से है, ओनली रिएक्टेंट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम क्योंकि स्टेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट से यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो ये वन मोल इसका वन मोल प्रोडक्ट और वन मोल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो उसी तरह अगर एक्स यहाँ पे डिकम्पोज होगा तो एक्स बनेगा और ये एक्स बनेगा, ठीक है। तो प्रेशर में भी उसी तरह का चेंजेस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस एक्स की यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब टाइम टी है आपका तो टोटल प्रेशर इज पीटी, तो इनको जब सम करेंगे तो पीटी आ जाएगा यहाँ पे ना, इक्वल टू पीटी हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा पीटी माइनस पी आई, है ना। और देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको घुमा फिरा के यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा ना, घुमा फिरा के आपको यही इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन को आप सीधा मेमोराइज भी कर सकते हो, अगर अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड गैस फेज का इक्वेशन यही आएगा, आई पी आई नॉट, पी आई जो है आपका इनिशियल
प्रेशर है और पीटी आपका टोटल प्रेशर है आफ्टर टाइम टी। ठीक है, इसको ध्यान में देना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, और ये फॉर्म हो रहा है ना। और यहाँ पे आपका देखिए एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, टाइम और टोटल प्रेशर का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट निकालने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये जो गैसियस फेज रिएक्शन, ये देखिए आपका अभी जो हमने पढ़ा था, है ना, सेम वही वही रिएक्शन है। मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जानते हैं कि क्या होता है, के इंटू टी 2.303 लॉग, यहाँ पे हम लोग पी आई जो इनिशियल प्रेशर होगा डिवाइड बाय 2 पी आई माइनस पी टी, है ना। ये पीटी क्या है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, है ना। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के इंटू यहाँ पे टाइम हो जाएगा 100 सेकंड, यहाँ पे 2.303 लॉग, यहाँ पे हमें पी आई हो जाएगा 0.4, और आपका हो जाएगा ये 2 इंटू 0.4 नीचे माइनस पीटी है आपका 0.7। हाँ, ये वैल्यूज को सॉल्व पुट करना है, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे सेम चीज किया है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ना कि रेट कांस्टेंट के लिए देखिए यहाँ पे 2.303 बाई टी। अब टी क्या है आपका 100 सेकंड दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए आपका इनिशियल और जो बचता है कंसंट्रेशन, उसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पिछला पेज, पिछला सेक्शन में हमने देखा था कि लॉग यहाँ पे आपका 0.4 डिवाइड बाई ये 2 इंटू 0.4 था माइनस 0.7 था ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट आपका ये 4 होगा, और नीचे हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7, है ना। तो कितना बचता है, ये लॉग 0.4 डिवाइड बाई 0.1, है ना। उसी को यहाँ पे लिखा गया है और इसको सॉल्व किया है, और इतना आंसर आया है रेट कांस्टेंट का। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका केन शुगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और है ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे रहा है। तो इसका अगर रेट लो, अगर हम लोग लिखेंगे रेट इक्वल टू के, है ना, यहाँ पे आपका C12H22O11 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वाटर हो जाएगा। क्योंकि इस रिएक्शन में ये काफी एक्सेस में होता है ना। तो आपका ये रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है कि के प्राइम बनाएगा आपका एक अनदर कांस्टेंट, और C12H22O11, है ना। यहाँ पे ये इस तरह सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। यहाँ पे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो वाटर का अमाउंट होता है, वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे यहाँ पे कैन शुगर के कंपेयर में, जिसके कारण वो चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। कांस्टेंट मान लेते हैं, और रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके के प्राइम यहाँ पे फॉर्म कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो ऑर्डर जो फॉलो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑप्टेड, है ना। यहाँ पे टाइम है, ये आपका मिथाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। जीरो टाइम पे आपका 0.6 है, आफ्टर 30 सेकेंड आपका कंसंट्रेशन है 0.3, और आफ्टर 60 सेकेंड आपका कंसंट्रेशन है 0.15। तो देखिए यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, है ना, रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे हमें दिखाना है कि शो करना है कि यहाँ पे ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 बनाने के लिए क्या करोगे यहाँ पे, देखिए, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन 3.303, यहाँ पे log R0 बाय RT, है ना। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम के लिए यूज करेंगे। जैसे आपका 0 से फर्स्ट 30 सेकेंड में, है ना, यहाँ पे टाइम हो जाता है आपका 30 सेकेंड। यहाँ पे आपका R0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R0 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0.6, और आपका यहाँ पे RT का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका 0.3, है ना। ये चीज हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो टाइम है आपका, मतलब 30 से नेक्स्ट 30 से 60 सेकंड जो दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो टाइम होता है, टाइम ऑफ रिएक्शन, वो कितना होगा आपका 30 सेकंड होगा ना। वो कैसे आएगा, 60 माइनस 30 आ रहा है, देखिए, है ना, ऐसे 30 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे आर नोट हो जाएगा आपका 0.3, और आर टी हो जाएगा आपका 0.15, है ना। यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे डेटा को हमें क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे आपका के इंटू टी है 30, यहाँ पे 2.303 लॉग यहाँ पे हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 0.3। ठीक है, हाँ।
और दूसरा हम लोग दूसरा जो टाइम है जो आपका इंटरवल है 30 टू 60 सेकंड, इसके लिए भी हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वैल्यू। यहाँ पे k इंटू 30 2.303 लॉग यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आर नोट देखिए 0.3, आर टी है आपका 0.15 है ना। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर सोल्व करने के लिए ये जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है ना, यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू आएगा है ना, यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट का कुछ वैल्यू आएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए ना। ये दोनों अगर बराबर हो गया तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन से आ रहा है ना, तो ये अगर बराबर होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ये हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम लोग खुद एज्यूम करते हैं कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना, और हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं दो जगह पे, दो एक्सपेरिमेंट करके है ना। और दोनों जगह अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू बराबर आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मतलब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए इसका, देखिए यहाँ पे पूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। टाइम जब 30 सेकंड हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका आर नोट इतना हो गया, इतना हो गया है ना। यहाँ से रेट कांस्टेंट इतना निकाला गया, ठीक है। व्हेन इतना, यहाँ पे देखिए आपका 60 सेकंड ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 60 सेकंड, तो 60 सेकंड लिया हुआ है, तो यहाँ पे इनिशियल है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा लिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और टाइम कितना है 60 लिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो 60 सेकंड इंटरवल में आपका इसका जो कंसंट्रेशन है आर टी है वो 0.15 है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे भी वही आपका किया हुआ है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे निकाला है। और देखिए दोनों रेट कांस्टेंट यहाँ पे बराबर हो गया, क्योंकि बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। एज द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट एट डिफरेंट इंटरवल इंटरवल्स, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू स्टर व्हेन इतना इज कांस्टेंट, ये आपका दिया हुआ था। हेंस क्या हो जाएगा, ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट 2 यहाँ पे देखिए आपका पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकंड, है ना। इनके बीच आपका एवरेज ऑफ रेट रिएक्शन हो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग एवरेज रेट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आपका, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में है, यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन T2 माइनस T1 है ना, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज किया है। यहाँ पे C2 कितना है, यहाँ पे आपका 0.15 है यहाँ पे, और C1 कितना हो जाएगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो 30 सेकंड में कितना है आपका 0.3 है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और टाइम आपका 60 माइनस 30 कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज रेट जो होगा 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो आर्सेनिक इक्वेशन होता है। देखिए आर्सेनिक इक्वेशन क्या है आपका, के इक्वल टू, ये रेट कांस्टेंट है आपका ना, ये रेट कांस्टेंट है इक्वल टू ए है ना, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा आपका, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, बहुत सारा नाम है इसका, e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी है ना। यहाँ पे ये क्या है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना। ये आपका टेम्परेचर टी जो है, टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए, केल्विन होना चाहिए यहाँ पे। और ये गैस कांस्टेंट है ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जूल में है तो आर का वैल्यू आपका 8.314 होगा ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपका कैलोरी में है तो आर का वैल्यू आप 2 ले सकते हो, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में देना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस में एनर्जी है, और एक्स एक्सिस में आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए कम से कम, है ना, यहाँ तक जाना होगा आपका, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक जाना होगा ये। और ये पूरा यहाँ से यहाँ आपका कहलाता है, ये जो वैल्यू होगा आपका, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। इतना उनके पास एनर्जी होना चाहिए ताकि वो बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके, ताकि प्रोडक्ट बना सके यहाँ पे। तो उन्हें देखिए यहाँ पे, यहाँ ये रिएक्टेंट एनर्जी है ना, ये जो है आपको, ये जो वैल्यू होगा आपका रिएक्टेंट एनर्जी, उनको जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए होता है ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए होता है जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक चले जाए, है ना, मतलब मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए होगा वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाए, वो कहलाता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर जाते हैं यहाँ पे, है ना। और ये आपका डेल्टा एच, इंथाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ये क्या होता है, इंथाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका अगर कम होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एक्सोथर्मिक। ठीक है, हाँ। और अगर यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे होता जो ज्यादा होता यहाँ पे,
तो आपका एनर्जी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट का कम होता, तो ये आपका हो जाता पॉजिटिव, तो ये आपका उस वक्त होता एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता। यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन आपका इसी इक्वेशन से आता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे, मैथमेटिकली सॉल्व करने पे ये दोनों इक्वेशन हमें ऑब्टेंड होता है ना, ये दोनों इक्वेशन ऑब्टेंड होता है, इनसे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसके कोरोस्पोंडिंग ग्राफ दिया हुआ है ln के वर्सेस है ना 1/t, यहाँ पे स्लोप हो जाता है माइनस a/r। अगर ये ग्राफ आपका होता है यहाँ पे log k वर्सेस 1/t है ना, यहाँ पे आपका ये आपका इसी तरह का ग्राफ बनता है ना, बट यहाँ पे जो स्लोप होता वो आपका होता माइनस a/2.303 r, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ पे है ना, ये जो है यहाँ पे आपका, क्योंकि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका जो रेट कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लीजिए सेम रिएक्शन के लिए ये से प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये से प्रोडक्ट बनता है, तो मान लीजिए इस रिएक्शन को हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं T1 टेम्परेचर पे, उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K1, और सेम रिएक्शन को मान लो हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं T2 टेम्परेचर पे, तो उसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K2 है ना। और दोनों को जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। कैलकुलेट ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज इतना, ठीक है। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग इस अभी एक इक्वेशन हमने देखा था उससे कंपेयर करना होगा, यहाँ पे माइनस ये बाय 2.303 आर टी, ठीक है। यहाँ पे अब इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा है वैल्यू आपका ये बाय ये डिवाइड बाय 2.303 आर है ना, ये आपका बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा है ना। यहाँ से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, मतलब क्या करना होगा आपको, ये इक्वल्स टू 2.303 आर इंटू टी है ना, या क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁴ यहाँ पे टी है ना, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे है ना, जरूरत नहीं है हमें, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं 10⁴ इंटू आर इंटू 2.303 है ना। यहाँ पे आर का वैल्यू हमें यहाँ पे आपको 8.314 लेना होगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपका जूल में आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट निकालना है ना, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग जानते हैं टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 होता है, कि आपका होता है रेट कांस्टेंट यहाँ पे, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0.693 यहाँ पे, टी हाफ कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने पे आपका रेट कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन था और उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ पे टी हाफ रेट कांस्टेंट निकाला गया है, टी हाफ यहाँ पे उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इसको कंपेयर किया है आपका, जो इस इक्वेशन से कंपेयर किया है, और देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकाला गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है, जो जो भी ये वैल्यू था आपका उसको मल्टीप्लाई किया गया है, आर मतलब 2.303 इंटू आर से मल्टीप्लाई किया गया है ना। आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 8.314 है, तो आंसर देखिए जूल में है ना, इतना आंसर हो जाएगा 1.91 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम, है ना, रेट कांस्टेंट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम इतना टू इतना 300 टू 310 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी है ना। देखिए जब यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन है, तो उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है K1 है, और वो कितना है आपका 2 इंटू 10⁻⁻2 है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ के आपका इंक्रीज होकर 310 हुआ है, जो आपका T2 टेम्परेचर हुआ, तो रेट कांस्टेंट आपका वो आपका बढ़ गया 4 इंटू 10⁻²। और यहाँ पे हमें बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो हम लोग जो दूसरा इक्वेशन था उसको यूज कर सकते हैं, log K2/K1 यहाँ पे, ये बाय 2.303 आर यहाँ पे है ना 1/T1 माइनस 1/T2 है ना, यहाँ पे वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा ध्यान से उसको, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा लॉग, है ना, यहाँ पे K2 है 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय K1 जो कि है आपका 2 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पे, और ये तो एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालना है हमें 2.303, यहाँ पे आर का वैल्यू 8.314 लेना है हमें, जूल में आ जाएगा आंसर आपका, और यहाँ पे आया हो जाएगा ये आपका T1 हो जाएगा 300 केल्विन, और माइनस यहाँ पे
T2 हो जाएगा आपका 310 केल्विन, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए उसी इक्वेशन को यूज किया है आपका, है ना। यहाँ पे उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर अलग हो गया है। देखिए यहाँ पे T1 होना चाहिए 300 केल्विन, ठीक है। T1 होना चाहिए था 300 केल्विन, और ये होना चाहिए था आपका 310 केल्विन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं गलत कैसे हो गया यहाँ पे सॉल्व, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे आपका log K2/K1 जो था आपका, log K2/K1, यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 R होगा यहाँ पे, है ना। 1 बाई ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 1 बाई 310 हो जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करोगे, 4 इंटू 10⁻⁻2 था आपका यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पे, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे 2.303 इंटू 8.314, है ना। 8.314, ये आपका 310 माइनस 300 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 300 इंटू 310, ठीक है। और इसको जो पूरा यहाँ पे आपका log 2 हो जाएगा वैल्यू, ये एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू 8.314, है ना। यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये 310 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा आपका 52922.77, है ना, जूल। यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपको, है ना। अगर आपका ये आंसर पूरा सॉल्व भी नहीं करते हो अगर बोर्ड्स में, अगर आप, तो इसको आप कैंसिल ना करें, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स होता है, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।